बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शौहर की बेवा चची हर शाम 7 बजे पाँव के दर्द से रोने लगती। जब मैं पाँव दबाने जाती तो वो गुस्से से कमरे से निकाल देती और मेरे शौहर से घंटों अपने पाँव दबवाती। और हैरत अंगेज तौर पर उनके पाँव का दर्द सही भी हो जाता और जब वापस कमरे में आता तो बड़ा खुश खुश दिखाई देता। मुझे अपने शौहर और उसकी बेवा चची पर शक होने लगा था। यूं एक दिन मैंने जबरदस्ती चची के मुंह पर टेप लगाकर उन्हें दूसरे कमरे में बंद कर दिया और खुद चची की जगह चादर सर तक तान के लेट गई। जैसे ही 7 बजे मेरा शौहर पैर दबाने आया, अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि जब मेरी रूह कांप गई, क्योंकि अचानक मेरे शौहर ने। मेरा नाम रानी है। मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। मैं पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की हूँ। मेरी 3 छोटी बहनें हैं और तीनों ही खैर से शादीशुदा। उनकी शादी की जिम्मेदारी मैंने अपने सर ली थी, क्योंकि घर की कफील मैं ही थी। मेरे बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था और भाई था ही नहीं। लेकिन सारी जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में मेरी उम्र 27 साल हो चुकी थी। अब मेरी अम्मी की तबीयत भी नासाज रहने लगी थी। मेरी बहनें भी घर में खुश थीं, तो अम्मी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। जबकि मुझे तो अब यह लगता था कि मेरी शादी होगी ही नहीं। उम्र जो गुजर रही थी, लेकिन फिर मेरी बहन की सास की किसी जानने वाले की तरफ से रिश्ता आ गया। मेरी बहन की सास ने बताया कि रिश्ता बहुत अच्छा है, बस लड़के की डिमांड है कि लड़की नौकरी ना करे। मैं तो ये बात सुनते खुद भी खुश हो गई थी, क्योंकि नौकरी करके मैं खुद भी अब थक चुकी थी। मेरी अम्मी शुक्राने के नफल पढ़ते न थक रही थी, साथ ही साथ मुझे भी बोल रही थी कि देख लो तुम्हारे सब्र का नतीजा कि इतनी अच्छी जगह से तुम्हारा रिश्ता आया है। मेरी बहन की सास ये बता रही थी कि लड़के का अपना कारोबार है, चलता हुआ, और आगे पीछे कोई है नहीं सिवाय चची के, और वो भी ज्यादातर बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। घर में सिर्फ मेरा राज होगा। मुझे उनकी बातों पर बड़ी हंसी आई, क्योंकि मैं ऐसी लड़की थी ही नहीं। मैं घर पर नहीं, दिलों पर राज करने की ख्वाहिशमंद लड़की थी। और वैसे भी अगर एक चची ही थी जो बीमार रहती थी, तो घर और दिलों में जगह बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। खैर से अगले हफ्ते लड़के वाले रिश्ता पक्का करने की गर्ज से आए। सिर्फ लड़का और लड़के के साथ उसकी चची थी। देखने में उसकी चची इतनी भी ज़ईफ न लगती थी जितना मैंने तसव्वुर किया था। उनका भतीजा यानी मेरा होने वाला शौहर बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। अम्मी के कहने पर चची ने मना कर दिया कि उसे अंदर ना बुलाओ, और मुझे देखने लगी। मैं उनकी नजरों से कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा मॉडर्न और खुद को मेंटेन रखने वाली लड़की ना थी, और मेरी उम्र भी ज्यादा थी। लेकिन उनकी चची ने रिश्ते पर कोई एतराज ना किया। मुंह मीठा करके शगुन के पैसे हाथ में रख गईं। साथ उसी महीने शादी की तारीख रखी और सादगी से करने को कहा। अम्मा को भी कोई एतराज नहीं था। दिन तेजी से गुजर गए। अम्मा ने बस थोड़ी सी तैयारी की थी कि वक्त था ही इतना कम। मेरा दुल्हन का लिबास ससुराल से आया था। मैं सजी संवरी दुल्हन बनी बैठी थी, और ये देख मैं पत्थर होकर रह गई कि मेरे शौहर की बीमार चची भी दुल्हन जैसा लिबास पहनकर सजी हुई है। मेरे साथ साथ सब ही उन्हें हैरत से देख रहे थे कि इस उम्र में ये सब कुछ। लेकिन लड़के की चची थी, इसलिए किसी ने कुछ ना कहा। जबकि वो स्टेज के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठी मुझे और मेरे शौहर को देख रही थी। चूंकि धूमधाम से शादी करने से मना किया गया था, इसके बावजूद मेरी अम्मा ने एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद कर ही ली थी। मैं अपनी चची सास की नजरों से परेशान थी। पहले तो मुझे लगता था कि वो देखती ही ऐसे हैं, लेकिन अब तो जब से मेरा शौहर मेरे बराबर में आकर बैठा था, उनकी आंखों में गुस्सा छा गया था और माथे पर बल। मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, जबकि मेरी लव मैरिज नहीं थी। वो मुझे खुद ही पसंद करके बात पक्की कर गई थी। लेकिन अब उनकी आंखों में अपने लिए अजीब सा गुस्सा देखकर मैं परेशान थी। पहले मेरी शादी में खुद दुल्हन बनकर जाना, और फिर इस तरह करना। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि जब मुझे ये ख्याल आया कि शायद मेरी उम्र ज्यादा है और उनका भतीजा यानी मेरा शौहर उम्र में मुझसे 2 साल छोटा है, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। मैं उन्हें नजरअंदाज करने लगी जब वो आराम से चलती हुई स्टेज पर आईं और हमारे बराबर वाले सोफे पर आगे होकर यूं बैठी कि दोनों को साफ नजर आ रही थी। जब उनकी बात पर मैंने भी यकीनी से उन्हें देखा, वो मेरे शौहर से बोली कि तुमने तो आज मेरी तारीफ ही नहीं की। शायद अब बीवी आ गई है तो मेरी तारीफ क्यों करोगे। वो हंसते हुए तंज कर रही थी, जबकि मैं हैरान थी कि वो भला अपना मेरा मुकाबला कैसे कर सकती हैं। उनका रुतबा मां के बराबर है और मैं बीवी।
मैं इसी हैरत में मुब्तला थी जब मेरे शौहर ने उनको जवाब देकर मुझे मजीद हैरान कर दिया। वो बोले कि आपसे ज्यादा ना कोई पहले खूबसूरत था, ना ही अब हो सकता है। मेरा शौहर उन्हें मोहब्बत से बोल रहा था। मैं ना समझी से उन्हें देख रही थी जब मेरी चची सास ने मुस्कुराते हुए मेरी जानिब देखा। उनकी आंखें साफ जता रही थी कि देखो, मेरी अहमियत तुमसे ज्यादा है। मैं नजरें झुका गई। फिर मेरी रुखसती हुई और मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। मेरा ससुराल छोटा, मुख्तसर सा था, पर बहुत प्यारा बना हुआ था। उनके रिश्तेदार तो हॉल ही से वापस जा चुके थे, जबकि उनकी मोहल्ले की लड़कियों ने मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया। मेरे कमरे में बैठी अपने शौहर का मैं इंतजार करने लगी थी, जब मैं अपनी चची सास के रवैये को याद करके परेशान हो रही थी। मुझे एक और बात बहुत खटक रही थी, क्योंकि मेरे शौहर के बाकी खानदान वाले स्टेज पर आकर मुबारकबाद की जगह बहुत अफसोस कर रहे थे शादी पर। मैं परेशान थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या उनको भी मैं पसंद नहीं आई थी? ये सोचते ही मेरी आंखें पानियों से भरने लगीं, जब शायद मेरे लड़के की ताई के एक जुमले ने मेरी सारी हिस्सें बेहदार कर दी। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी, क्योंकि वो मुझे देखते ही ये कह रही थी कि उम्र बड़ी होना कोई इतना बड़ा जुर्म भी नहीं था कि तुम्हारी शादी यहां हो रही है। मैं डर गई कि भला वो ऐसा क्यों बोल रही हैं। इससे पहले कि मैं उनसे कोई सवाल करती, मेरे शौहर स्टेज पर आ गए। उसके बाद वो सब उठकर वहां से चले गए, और फिर बाद में जो हुआ वो मजीद उलझा गया। अब भी कोई एक रिश्तेदार यहां नहीं आया था। मैं यही सब सोच रही थी कि रात गहरे होने लगी है, पर मेरा शौहर अभी तक नहीं आया। मैंने अपनी कमर टिका ली, बहुत थकन हो गई थी। जब इंतजार करते करते मेरी वहीं आंख लग गई। न जाने मैं कितनी देर सोती रही। फिर अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठी और अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो घड़ी देखी। रात के 4 बज रहे थे। मैंने घड़ी देखी तो परेशानी से खड़ी हुई, कमरे से बाहर निकली और अपने शौहर को तलाशने लगी। काफी अजीब था कि बीवी दुल्हन बनी शौहर को ढूंढ रही है, पर यह अजीब वक्त मुझ पर गुजर रहा था जब मेरे कदम चची सास के कमरे से कुछ दूर ठहर गए। अंदर मेरे शौहर और चची सास के हंसने की आवाज आ रही थी। यानी मेरे शौहर सारी रात चची के साथ खुश गप्पियां कर रहे थे, और मैं कमरे में उसकी मुंतजिर थी। मैं गुस्से से वापस पलट गई और अपने कमरे में आकर गुस्से से ज्वेलरी उतारी, कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर लेट गई। लेटे लेटे न जाने कितने आंसू आंखों से निकलकर तकिए में जज़ब हो गए थे, और मैं कब नींद की आगोश में चली गई मुझे पता ही न चला। अगले दिन जब मैं सो कर उठी तो कमरा खाली था। मैं फ्रेश होकर बाहर गई तो मेरा शौहर अपनी चची के साथ खाना खा रहा था। यह देखकर मेरी तकलीफ मजीद बढ़ गई। मैं बिना कुछ बोले वापस कमरे में आ गई। जब मेरे शौहर ने मुझे कमरे में आकर समझाया कि मैं भले उनका ख्याल ना करूं, लेकिन उनकी चची को बहुत ख्याल रखूं, उनकी चची को कोई तकलीफ ना पहुंचे। वो चची नामा सुनाकर जा चुके थे। यानी सिर्फ एक चची को राजी करना था, फिर सब हाथ में होता। यूं ये आसान तो नहीं था, पर जरूरी तो था। मैंने शादी के फौरन बाद घर के कामकाज संभाल लिए। मैं चची के सारे काम खुद किया करती। वो अपने कमरे में ही कैद रहती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सब पता था कि घर में किस वक्त क्या होता है और मैं क्या करती हूं क्या नहीं। उनको मेरा बनाया खाना पसंद आता, ना ही कोई कामकाज। आज भी मैं किचन में खाना बनाने खड़ी थी। मुझे मालूम हुआ था कि मेरे शौहर निहारी बहुत पसंद करते हैं, और मैं वही बना रही थी जब मेरी चची सास किचन में आ गई और कड़े तेवरों से मुझे घूरने लगी। मैं परेशानी से पूछने लगी तो गुस्से से बोली कि मेरा कमरा कितना गंदा हो रहा है, जाकर कमरे की सफाई करूं, और कहते साथ ही अपने लिए चाय का पानी चढ़ाने लगी। मैंने खुद उनको चाय बनाने की पेशकश की तो मुझे झड़क दिया और बोली कि मैं माजूर नहीं हूं। मैं निहारी की आंच बंद करके कमरे में चली गई। अब सिर्फ रोटियां बनानी थी। मैं जब तक कमरे की सफाई करके आई तो देखा कि चची सास लाउंज के सोफे पर बैठी चाय पी रही हैं। मैं खामोशी से किचन में रोटियां बनाने लगी। शाम में मेरा शौहर आया तो खाना लगाया। अभी पहला नवाला ही लिया था कि शौहर ने फौरन थूक दिया और बोला कि ये क्या है। मैंने परेशानी से खुद भी एक नवाला लिया तो निगलना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसमें इस कदर नमक था कि मुंह में रखना मुश्किल हो रहा था। मेरी चची खांसने लगी तो मेरा शौहर मुझे डांटने लगा और बोला कि तुम्हें मालूम है कि मेरी चची को बीपी की बीमारी है, फिर भी नमक ज्यादा है, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो। मैं शौहर की बात सुनते खामोशी से सर झुका गई। मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मैं जानती थी वो हरकत चची ने ही की थी।
लेकिन मैं खामोश रही, जबकि मेरा शौहर बाहर खाना लेने के लिए चला गया। जब मेरी चची सास ने मुझे देखते हुए कहा, बीबी इसे निहारी सिर्फ मेरे हाथ की ही पसंद है, ये कहते ही वो वहां से उठ गईं, जबकि मैं दंग रह गई। उसके अगले दिन से जो शुरू हुआ वो मुझे हैरान कर गया कि रोज रात मेरे शौहर के आने से ठीक कुछ देर पहले मेरी चची सास के पांव में शदीद दर्द उठता कि वो दर्द से रोने लगती। मेरा शौहर आकर ये सब देखता तो मुझ पर बहुत गुस्सा करता और खुद रात देर तक चची के कमरे में उनके पांव दबाता बैठा रहता। मैं कमरे में जाती तो चची गुस्सा करके मुझे कमरे से निकाल देती और मेरा शौहर उन्हें कुछ भी ना कहता। और जब वो रात देर से वापस आता तो बहुत खुश खुश होता, मुझसे भी बड़े अच्छे से बात करता। और ये सब चची के साथ घंटों टाइम गुजारने का नतीजा था। अगले दिन जब चची अचानक 7 बजे से पहले दर्द से रोने लगी तो मेरे शौहर से पहले मैं उनके पांव के पास बैठ गई ताकि उनका पांव दबा सकूं। लेकिन मैंने जैसे ही उनके पांव को छुआ वो चिल्लाने लगी और मुझे कमरे से निकाल दिया। अब तो ये हर रोज का मामूल बन गया था। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी चची सास दर्द का नाटक करती हैं, क्योंकि सारा दिन तो उन्हें दर्द होता नहीं, लेकिन मेरे शौहर के आने से पहले ही उनको दर्द शुरू हो जाता है। मैं इसी वजह से परेशान थी जब अचानक एक दिन मेरे पास अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ वाले फर्द ने कहा कि अगर मैं अपनी चची सास और शौहर का राज जानना चाहती हूं तो इस पते पर आ जाऊं। साथ ही उसने मुझे एक एड्रेस भी दिया था। मैंने हैरत से फोन को देखा। मैं डर भी गई थी, इसलिए फौरन इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे कोई राज नहीं जानना। तब मुकाबिल फोन पर मौजूद वजूद हंसा और बोला, अगर अपनी जिंदगी हसीन करना चाहती हो तो इस पते पर आ जाना, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही रोती रहोगी। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया। जब मैं शदीद परेशान हो गई, लेकिन इस कश्मकश में थी कि क्या करूं, जाऊं या न जाऊं। न जाने वो कौन था, या अगर ये बात मेरे शौहर को पता चल गई तो। मैं काफी डरी हुई थी, लेकिन यह भी सच था कि मैं अपनी चची सास की इन हरकतों से बड़ी परेशान थी। तभी मैंने ये फैसला किया कि मैं जरूर जाऊंगी और अपने शौहर और चची सास का राज जान कर रहूंगी। तभी अगले दिन मैंने शौहर के सामने अपनी दोस्त की तबीयत का बहाना किया और कल फोन पर बताए गए एड्रेस पर चली गई। लेकिन मैंने वहां जिस हस्ती को बैठे देखा, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां बैठी हस्ती कोई और नहीं बल्कि मैं उस होटल से वापस घर लौट आई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और यूं लगता था कि जैसे मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में बंद हो गई। मैं होटल गई थी उस फोन वाले एड्रेस पर, लेकिन वहां बैठी शख्सियत और उसके किए जाने वाले इंकिशाफात ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली थी। लेकिन मैं रोते रोते आर या पार वाला फैसला कर चुकी थी। अपनी चची सास और अपने शौहर की हरकतें अजीब जरूर लग रही थीं, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी ऐसा कुछ नहीं था जो सामने आया था। पहले पहल तो मैं यकीन भी ना कर पाई थी। मैंने वक्त देखा, 7 बजने में कुछ देर बाकी थी और मेरा शौहर आने ही वाला था। तो मैं जल्दी से खड़ी हुई और अपनी चची सास के कमरे में गई। तो मेरे जाते ही वो मुझे कमरे से निकलने का कहने लगी, लेकिन उनके लाख चिल्लाने के बावजूद मैंने जबरदस्ती उनके मुंह पर टेप लगा दिया और उनके हाथ पांव बांध दिए। उन्हें खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गई और वहां उनको बंद कर दिया और खुद अपनी चची सास के कपड़े पहन लिए ताकि मेरे शौहर को शक ना हो, और चादर सर तक तान कर लेट गई। मेरा शौहर घर आने के बाद सबसे पहले चची के कमरे में ही आया था। चूंकि मैं चची तो थी नहीं, इसीलिए खामोशी से चादर ओढ़े लेटी थी। वो समझा कि चची सो रही हैं, इसके बावजूद वो पांव के पास बैठ गया। अभी उसने पांव पर हाथ रखा ही था कि फिर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैंने जो सब सुना था और जो राज मुझ पर फाश हुए थे वो सच थे। मेरा शौहर अपनी चची से इजहार मोहब्बत कर रहा था। उनसे कह रहा था कि आपका मेरे दिल में अलग ही मकाम है। अगर रानी जैसी 10 भी आ जाएं तो आपकी बराबरी नहीं कर सकती। ये सुनते ही मेरी जान निकलने लगी थी। वो कह रहा था कि आप रानी को लेकर इनसिक्योर मत हुआ करें, जबकि अब ये बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थीं। जब मैं उठ बैठी और अपनी चची की जगह मुझे देखकर मेरे शौहर का रंग सफेद पड़ गया। वो सदमे की कैफियत में मुझसे पूछने लगा कि तुम यहां क्या कर रही हो। तब मैं गुस्से से चिल्लाई कि आपकी चची और आपके मुआशके देख रही हूं। साथ ही मैं उसे नवाजने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आई इतने मोतबर रिश्ते को गंदा करते हुए, इतना गंदा खेल खेलते हुए। मेरी बातों पर मेरे शौहर का चेहरा सुर्ख हो गया। वो बोला कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है और तुम बहुत गलत कह रही हो। वो गुस्से से कह रहा था, जबकि मैंने कहा कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूं और अब मैं आपके साथ एक लम्हा नहीं रह सकती।
मुझे तलाक चाहिए। मेरे मुंह से तलाक का नाम सुनकर मेरा शौहर गुस्से से चीख पड़ा और बोला कि तुम्हें तलाक चाहिए ना, मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन इससे पहले एक राज और जान कर जाओ। और फिर जो राज मेरे शौहर ने मुझे बताया वो पहले वाले से कई गुना ज्यादा वबाल था कि मैं सर पकड़ती रोने लगी जब मेरे शौहर ने बताया कि मेरी पैदाइश के बाद मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली गई थी, मेरे बाप से तलाक लेकर उसके साथ जिनको वो पसंद करती थी। मेरी पैदाइश के वक्त मैं काफी कमजोर भी था, मेरी माँ की बदएहतियाती की वजह से। इसी गम में मेरे अब्बा चल बसे और मैं यतीम और मिस्कीन लावारिस बैक वक्त हो गया। मेरी चची भी जवानी में ही बेवा हो गई थी और गरीब भी थी, इसलिए वो सहारे के लिए मुझे लेना चाहती थी। लेकिन मेरे बाप की जायदाद की लालच में मेरे ताया ने मुझे ले लिया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैं चलते चलते गिर जाता। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे बोन मैरो की जरूरत है, वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन ये सुनते ही ताया ने मुझे फौरन चची के पास भेज दिया, वरना कहीं उनको बोन मैरो देना पड़ जाता, क्योंकि मैं उनका खून था। चची को ये बात मालूम न थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपना लिया और मुझे पालने लगी। और फिर उन्हें जब मेरी बीमारी का पता चला तो वो परेशान हो गई। बेशक वो मेरी मां नहीं थी, लेकिन अपने अंदर ममता जरूर रखती थी। तभी उन्होंने सारे नताइज जानने के बावजूद कि वो सारी उम्र हड्डियों की तकलीफ में मुब्तला हो जाएंगी, इसके बावजूद उन्होंने अपना बोन मैरो मुझे देना चाहा और उनका मैच भी कर गया। उनकी वजह से मेरी जान बची। दूसरी बार, क्योंकि जब मेरी मां चली गई थी और मुझे डिब्बे का दूध हजम नहीं हो रहा था, तब उन्होंने मेरा पेट भरकर मेरी जान बचाई थी। फिर उन्होंने मुझसे और मैंने उनसे इतनी मोहब्बत कर ली कि मेरी जिंदगी मेरी चची और उनकी मुझ तक हो गई थी। कई लोग हमारे रिश्तेदार हमारे दरमियान में आए, लेकिन चची ने कभी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इस वजह से भी वो चची से बहुत चिढ़ते थे। लेकिन जितनी मोहब्बत से उन्होंने मुझे पाला, अपनी औलाद से बढ़कर वो मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए वो मेरी शादी के नाम से भी घबराती थी कि कहीं मेरी बीवी आए और मुझे उनसे छीन ले। इसलिए उन्होंने तुमसे मेरी शादी की कि तुम उम्र में मुझसे बड़ी हो, तो मैं तुम्हारी तरफ जल्दी माइल नहीं होऊंगा। लेकिन वो हर चीज में तुमसे मुकाबला करने लगी। शादी की पहली रात भी उन्होंने मुझे जानबूझ के अपने पास रोक रखा था कि मैं तुम्हारे पास ना जाऊं। मैं ये बात जानता था कि वो मुझे तुम्हारे करीब नहीं होने देंगी, क्योंकि वो तुमसे शादी से पहले ही डरने लगी थी। इसलिए मैं चाहता था कि तुम उनका दिल जीतो। इसीलिए मैं उसके सामने तुम्हें डांट देता था। वो तुमसे खिदमत नहीं करवाती थी कि पहले कहीं तुम उनका दिल जीतो और फिर मुझे मुट्ठी में लो। और ये सच है, वो मुझे मेरी सगी मां से ज्यादा अजीज है और उनकी मोहब्बत भी। मेरा शौहर ये बोलकर चुप हुआ तो मैं रोने लगी जब मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें अब भी तलाक चाहिए तो तुम ले सकती हो। मैंने कहा मैं मुआफी मांगती हूं, और फौरन मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उस फोन कॉल के बारे में बताया। और फिर उन्होंने बताया कि वो फोन करने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी ताई थी। उन्होंने कहा कि आपकी चची और आपके दरमियान नामुनासिब ताल्लुकात हैं। ये सुनते मेरा शौहर नफी में सर हिलाने लगा। जब अचानक याद आने पर चची का पूछा तो मैंने कांपते हुए अपनी हरकत का बता दिया। मेरे शौहर ने सबसे पहले जाकर चची को खोला और बाहर निकाला तो चची रोने लगी और गुस्से से मुझे तलाक देने का कहने लगी। पर मेरे शौहर ने उन्हें संभाल लिया। इस बात को अब 2 माह बीत गए हैं जब से मैंने चची को बांधकर कमरे में बंद किया था। उस वक्त से चची मेरी और दुश्मन बन गई हैं, लेकिन अब मैं उन्हें संभाल लेती हूँ। मुझे बुरा भी नहीं लगता। मेरा शौहर भी मेरी समझदारी पर बहुत खुश है और अब वो कहता है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। प्यारे लोगों, हर बार आंखों देखा या इंसान जो मनफी सोच रहा होता है, वो बात उसकी उलट होती है। इसीलिए पहले ठीक से तहकीक कर लें ताकि शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।